हेलो एवरीवन, मैं बीके सिंह आप लोगों को क्लास 10 का बायोलॉजी शुरू कर रहा हूं। सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है, जैव प्रक्रम क्या है। तो कोई भी जीव अपने अनुरक्षा के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने दैनिक दिनचर्या में जितने भी क्रियाएं करती है वो सभी लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आता है। श्वसन, पोषण, भोजन खाना, उत्सर्जन करना, जनन करना, ये सभी जो है प्रक्रियाएं जो है वह लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत सम्मिलित है। समझे? तो इसमें से कोई भी प्रक्रिया यदि जीव छोड़ दे, भोजन खाना छोड़ दे, श्वसन करना छोड़ दे, जनन करना छोड़ दे, तो उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। नहीं तो अपनी अनुरक्षा के लिए, अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए, पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए जीव जितने भी क्रियाएं करती है सभी क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं कहलाती है। समझे? तो सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर में कि न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है। इसमें जैव प्रक्रिया के अंतर्गत आप लोग को पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, जनन, ये सभी प्रक्रियाएं का वर्णन करना है। तो हम सबसे पहला प्रक्रिया है जैव प्रक्रिया का पोषण। तो हम जानेंगे कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण का मतलब होता है भोजन खाना, यानी एब्जॉर्ब ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होता है पोषक तत्व को ग्रहण करने के लिए, पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए जीव भोजन को खाता है, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये पोषक तत्व क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट होता है ये कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व, इसको हिंदी में कहते हैं पोषक तत्व। तो पोषक तत्व कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का एक जटिल रूप होता है जो हमारी कोशिका के वृद्धि के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये सभी क्या करते हैं? कहलाते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, ये सब क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं, जो कोशिकाओं के वृद्धि के लिए क्या है? आवश्यक है। समझे? और इसी के लिए इस पर परिभाषा निकला है पोषण का कि पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए जीव भोजन को खाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो हम लोग भोजन खाते हैं ना, चावल, दाल, जो भी सब्जी वगैरह खाते हैं उसमें यही चीज खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, यही चीज ना खाते हैं। तो ये चीज जो है जो कहलाता है न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, और ये प्रक्रिया कहलाती है पोषण। आई बात समझ में? चलिए अब हम जानते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वपोषण, और दूसरा होता है परपोषण। इसको कहते हैं अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो स्वपोषण किसे कहते हैं? सबसे पहले जानेंगे कि स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण कहते हैं वैसे जीव जो भोजन के लिए स्वयं पर आश्रित रहता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। और ऐसे जीव जो हैं स्वपोषी कहलाते हैं। और स्वपोषण यह प्रक्रिया जो होगी सो क्या कहलाएगा? स्वपोषण कहलाएगा। नहीं
तो जैसे सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, समझे। तो जो जीव दूसरा पर भोजन के लिए आश्रित रहता है तो वह क्या कहलाएगा? परपोषी। और वह प्रक्रिया जो हुआ सो क्या कहलाएगा? परपोषण। जैसे कि हम लोग क्या है? परपोषी हैं। हम लोगों में जो प्रक्रिया होती है वह हुआ सो क्या हुआ? परपोषण हुआ। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग लिखेंगे स्वपोषण के बारे में जानेंगे। लिखो, स्वपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन के लिए स्वयं पर आश्रित रहता है। जैसे में लिखेंगे, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। एक और बात, कुछ पौधे जो होते हैं वह परपोषी होते हैं। पौधे हैं लेकिन वह उसमें जो है परपोषण की प्रक्रिया होती है। जैसे कि मशरूम, गोबरछत्ता, अमरबेल, ये सब क्या है? परपोषी है पौधे, लेकिन उसमें क्या होता है? परपोषण होता है। आई बात समझ में? तो इस पौधे में स्वपोषण कैसे होता है? क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। तो हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के बाद हम आगे जानते हैं। सबसे अब परपोषण के बारे में जान लेते हैं क्या? तो लिखेंगे परपोषण। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, परपोषण कहलाता है। और ऐसे जीव परपोषी कहलाते हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। स्वपोषण के कोई प्रकार नहीं है, वह अकेले ही होता है। तो परपोषण जो होता है वह कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम चार को हम आप लोग को मुख्य प्रकार बता रहे हैं। सबसे पहला है मृतजीवी पोषण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा है परजीवी पोषण, इसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं अंग्रेजी में। तीसरा है प्राणी संपोषण, इसको अंग्रेजी में होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। चौथा है सहजीवी पोषण, सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन। इसके अलावा और सारे न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। हम परजीवी परपोषण के ये टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मृतजीवी पोषण क्या होता है वो जानेंगे। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। और वो जो जीव होगा वह क्या कहलाएगा? मृतजीवी कहलाएगा। जैसे हुआ कवक, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो है जो सड़े गले मृत पदार्थों पर उगते हैं, समझे, और उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये जीव जो हुआ सो कहलाएगा मृतजीवी, समझे। और जो प्रक्रिया जो हुई सो क्या कहलाएगा? मृतजीवी पोषण। आई बात समझ में कि नहीं आई समझ में? चलिए दूसरा के बारे में हम जानते हैं, परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। नहीं, तो इसकी परिभाषा होती है कुछ ऐसे जीव होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष माने जिसको हम देख सकते हैं, अप्रत्यक्ष जिसको हम नहीं देख सकते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीव के शरीर पर में अस्थाई या अस्थाई रूप से निवास करते हैं और उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव कहलाते हैं परजीवी। और यह प्रक्रिया जो है सो कहलाता है परजीवी पोषण। जैसे कि मैं बताता हूं, मच्छर एक परजीवी है। वह जो है अस्थायी रूप से हमारे बॉडी पर आता है और खून लेकर के चला जाता है। जू, खटमल, ये सब परजीवी है, ये अस्थायी रूप से रहता है। लेकिन हमारे बॉडी में भी कुछ बैक्टीरिया होती है जो अस्थायी रूप से, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। हमारे आंत में ना बैक्टीरिया, तो वह जैसा अस्थायी रूप से है, वह भी परजीवी है। जू भी परजीवी है, नहीं, मच्छर भी परजीवी है, खटमल भी परजीवी है। तो ये सब जो है सो परजीवी कहलाता है। और ऐसे पोषण क्या कहलाते हैं? परजीवी पोषण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या आएगा? जू,
खटमल। नहीं, उसके बाद और क्या होगा? जू आ गया, खटमल आ गया, मच्छर, मच्छर, मक्खी, नहीं, हाँ मक्खी, ये सब परजीवी ही है। आई बात समझ में? चलिए अब तीसरा है प्राणी संपोषण के बारे में जानेंगे। तो प्राणी संपोषण जो है कहलाता, कुछ ऐसे जीव जो होते हैं किसी जंतु या पौधे पर पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं और उससे ठोस या तरल रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव कहलाते हैं प्राणी संपोषी। और ये प्रक्रिया जो है सो कहलाएगा प्राणी संपोषण। आई बात समझ में? जैसे कि मेढक, जैसे क्या होगा? मेढक, मनुष्य, गाय ना, भैंस, ये सब क्या है? इसमें जो एक न्यूट्रिशन होता है, प्राणी संपोषी है ये सब। चलिए अब तीसरा है, ये आप लोग को भारतीय वन की बुक में नहीं है, हम अलग से बता रहे हैं कि सहजीवी पोषण क्या होता है। देखिए कुछ ऐसे जीव जो होते हैं जो सहजीवी के रूप में एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, एक के बिना दूसरे को जो है काम नहीं चल सकता है, समझे? तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं सहजीवी, समझे? और इस प्रकार के पोषण कहलाता है सहजीवी पोषण। जैसे कि मच्छर हमको लाभ नहीं पहुंचाता है, मच्छर खाली अपना फायदा देखता है, नहीं, जू जो है सिर्फ अपना फायदा देखता है, हमारा फायदा देखता है नहीं ना देखता है। तो वो तो हो गया सब परजीवी हो गया। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो हमको भी लाभ पहुंचाते हैं, वह भी अपना लाभ पहुंचाता है। जैसे कि जैसे मैं बताता हूं, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, बैक्टर, एजोबैक्टर, एजोबैक्टर, ये सब जो है इस्चेरिया कोलाई, इस्चेरिया कोलाई। देखिए मैं बताता हूं, नाइट्रोबैक्टर, एजोबैक्टर जो दलहनी पौधा के जड़ में पाया जाता है, समझे? ये जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है तो इसको भी पोषण मिल जाता है और नाइट्रेट में बदल देता है, ऐसा पौधों को भी जो है उर्वरक की पूर्ति हो जाती है। दोनों के लाभ हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए इस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया जो हमारे आंत में रहता है, समझे? हमारे आंत में रहता है तो वो जो है रेशेदार भोजन का, सेलुलोज का पाचन करता है, समझे? अब देखिए तो इसको भी भोजन मिल गया और हमारा भी फायदा हो गया कि हमारे रेशेदार भोजन का क्या हो गया? पाचन हो गया, सेलुलोज का पाचन हो गया। आई बात समझ में? तो यहाँ पर दोनों के लाभ हो रहा है ना, मनुष्य को भी लाभ हो रहा है और बैक्टीरिया के भी लाभ हो रहा है, पौधों के भी लाभ हो रहा है, बैक्टीरिया के लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है खाली जो है खटमल के लाभ हो रहा है, मक्खी के, मच्छर के खाली लाभ हो रहा है। तो वो जो हो गया परजीवी हो गया, ये जो हो गया सो सहजीवी हो गया। आई बात समझ में? तो ये था आपका पोषण के प्रकार। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा होती है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 जल द्वारा H2O और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे होता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए ये पौधे जो हैं वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं, समझे? और वह जल द्वारा क्या ग्रहण करता है? H2O ग्रहण करता है, समझे? और यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट और या क्लोरोफिल द्वारा जो है ये क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस और प्लस H2O, यानी ये भी निकलेगा, समझे? चलिए समीकरण को हम क्या कर दिए हैं? संतुलन कर दिए। इसका नाम है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का ये मोनोसैकेराइड अणु होता है। तो ये प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। एक और बात देखिए, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है
कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे सामग्री कौन कौन से आवश्यक है। नहीं, रे मटेरियल उसको कहते हैं अंग्रेजी में। रे मटेरियल क्या है? कच्चे सामग्री। प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे सामग्री क्या है? कच्चे सामग्री कौन कौन है? तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये हम बता रहे हैं कि CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल, या इसमें से यदि कोई एक चीज अब्सेंट हो गया तो प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। समझे? आई बात समझ में? अब देखिए, तो आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे सामग्री कौन कौन है, तो वो हम आपको इसको देना पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ जो है कच्चे सामग्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला है CO2, दूसरा है H2O, और तीसरा है सनलाइट, और चौथा है बाबू साहेब क्या? क्लोरोफिल। ये 4 पदार्थ में से यदि एक भी पदार्थ अब्सेंट हो गया तो आप जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगी। आई बात समझ में? जैसा कि हम लोग को आटा है, पानी है, समझे, बर्तन भी है और जलावन नहीं है, तो कैसे हम खाना बना लेंगे? अब चलिए, जलावन भी है, आटा भी है, अब बर्तन भी है, पानी ही नहीं है, तो कैसे खाना बना लेंगे? नहीं ना बनेगा। यानी हम हर चीज आवश्यक होनी चाहिए, नेसेसरी है। तो प्रकाश संश्लेषण की जान गए आप, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, आवश्यक सामग्री भी जान गए, समझ गए? चलिए इसको उतार सकते हैं। चलिए आज का क्लास इतना ही तक खत्म करते हैं। अगले दिन हम दूसरा क्लास में इससे आगे हम आप लोगों को बताएंगे।